गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का हम लोग का लेक्चर नंबर है 6। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 6 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के मूल गुण। तो देखिए, चार्ज के 3 बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। चार्ज के कितने बेसिक प्रॉपर्टी है? यानी आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, यानी आवेशों की योज्यता। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। एंड तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो हम लोग को आज यही पढ़ना है कि चार्ज के कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टी हैं। वैद्युत आवेश के मूल गुण। तो वैद्युत आवेश के 3 मूल गुण हैं। पहला गुण है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों की योज्यता। दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। और तीसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण। बारी बारी से हम तीनों प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों की योज्यता। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? हम सभी जानते हैं कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज को जब भी जोड़ेंगे या घटाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से घटाएंगे या सिंपल तरीके से जोड़ेंगे। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी जो चार्ज है हमारा अदिश राशि है, इसलिए इसको साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट पर 10 कूलम का चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर 3 कूलम का चार्ज है और दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर हम सिस्टम माने, तो पूरे सिस्टम का चार्ज कैसे निकालेंगे? तो पूरे सिस्टम का चार्ज निकलेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के चार्ज को जोड़ेंगे। पहला ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए पर कितना कूलम का चार्ज है? 10 कूलम। और बी पर कितने कूलम का चार्ज है? 3 कूलम। आप जानते हैं चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। अब इस दोनों को मिलाकर हमने सिस्टम मान लिया, तो पूरे सिस्टम का, सिस्टम यानी समूह का, पूरे सिस्टम का या निकाय का, बताइए कुल आवेश कितना हो गया? तो 10 + 3 13 कूलम। यानी हमने क्या किया? सीधा ऐड किया। या मान के चलो एक ऑब्जेक्ट पर 10 कूलम है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर -3 कूलम है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो पूरे सिस्टम का चार्ज हो जाएगा 10 + -3, मतलब कितना कूलम? 7 कूलम। इसका मतलब चार्ज को कैसे जोड़ना है? बिल्कुल साधारण तरीके से जोड़ना है। यही है पहला प्रॉपर्टी। चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों की योज्यता। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को एकदम सिंपल तरीके से जोड़ना घटाना है। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्ज है और दूसरे पर मान लो एक ऑब्जेक्ट पर Q1 कूलम चार्ज है, कितना है? Q1। और दूसरे ऑब्जेक्ट पर है Q2 कूलम चार्ज, तो पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज होगा? पूरे सिस्टम पर चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2, ये चार्ज हो जाएगा पूरे सिस्टम का। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया? पहला प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि चार्ज स्केलर है, इसको सिंपल तरीके से ऐड करना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज Q1 और दूसरे ऑब्जेक्ट पर Q2 हो, तो पूरे सिस्टम का चार्ज Q1 + Q2 होगा। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, यह नियम कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में कहा गया वियुक्त निकाय। कौन सा निकाय? वियुक्त निकाय। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कंजर्व, कंजर्व का मतलब संरक्षित, यानी न बढ़ता है न घटता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है?
कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का संरक्षण। अब यहां पर एक नया वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम। यह क्या है? तो मान लो कि एक वस्तु है ए और दूसरा वस्तु है बी। इस पर 10 कूलम का चार्ज है और इस पर 3 कूलम का चार्ज है। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर 10 कूलम है, इस पर 3 कूलम है, और दोनों ऑब्जेक्ट मिलकर एक सिस्टम बना रहा है। यह दोनों ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बना रहा है? एक सिस्टम। और मान लो इस सिस्टम से बाहर एक तीसरा वस्तु है सी। अब सुनिएगा, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चार्ज का शेयरिंग करे पर सिस्टम के बाहर किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज का शेयरिंग ना करे, तो इस दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर कैसा सिस्टम बनेगा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसका मेंबर यानी आइसोलेटेड सिस्टम का जो सदस्य है, यहां पर 2 सदस्य है, इस समूह में 2 सदस्य है, पहला ए है दूसरा बी है, और ये जो वस्तु है ये तो सिस्टम से बाहर की वस्तु है, ये सिस्टम से बाहर का है। आप समझ रहे हैं? एक बार इसको देखें। तो यहां पर क्या है कि यह दोनों मिलाकर क्या बन रहा है? एक सिस्टम बन रहा है। यह सिस्टम आइसोलेटेड तब होगा जब ये लोग आपस में चार्ज का एक्सचेंज करेगा पर ये दोनों इसके साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता है। यानी यह ऑब्जेक्ट क्या है? सिस्टम से बाहर। यह ऑब्जेक्ट क्या है? सिस्टम से बाहर है, सिस्टम से बाहर है। सिस्टम में केवल 2 वस्तुएं हैं, तो अगर ये दोनों वस्तुएं आपस में चार्ज का साझेदारी कर रहा है, चार्ज का एक्सचेंज यानी शेयरिंग आपस में करे लेकिन इसके साथ ना करे, तो यह दोनों मिलकर कैसा सिस्टम बनाएगा? आइसोलेटेड। तो मान लो इसने 2 कूलम चार्ज इसको दे दिया, तो इस पर कितना बचेगा? 8 कूलम, और इस पर कितना बचेगा? 5। तो अब देखिए, साझेदारी से पहले टोटल चार्ज कितना था? तो टोटल चार्ज था 10 + 3 13 कूलम, और शेयरिंग के बाद कितना चार्ज हो गया? तो 8 + 5 13, यानी कि टोटल चार्ज यहां पर क्या है? कंजर्व। लेकिन जरा सोचो, इसने 2 कूलम इसको दिया तो 5 हो गया, और इसका 8 हो गया, और इसने 1 कूलम इसको दे दिया तो यहां पर कितना बचेगा? 7। मान के चलिए 10 कूलम है, 3 कूलम है, साझेदारी के बाद इसने 2 कूलम इसको दे दिया तो यहां पर 5 हो गया, यहां पर 8, और फिर इसने 1 कूलम इसको दे दिया तो यहां 7। अब देखो तो 10 + 3 13 हो गया, और यहां पर 7 + 5 12 हुआ। तो यहां पर सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह जो सिस्टम है यह आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो सवाल है, आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहेंगे? तो आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसका सदस्य आपस में तो चार्ज का साझेदारी करेगा लेकिन किसी तीसरे वस्तु या चौथे वस्तु के साथ चार्ज का साझेदारी नहीं करेगा। मतलब यह सिस्टम का जो मेंबर है वो सिस्टम के बाहरी किसी मेंबर के साथ चार्ज का साझेदारी नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे समूह को या ऐसे निकाय को हम लोग व्युक्त निकाय कहते हैं। ये लोग आपस में साझेदारी करेगा। तो अगर ये लोग आपस में साझेदारी करेगा और बाहरी किसी सदस्य के साथ साझेदारी नहीं करेगा, तो यहां पर ये क्या होगा? इसने 2 कूलम इसको दिया तो 5, इसके पास बचेगा 8, यह तो इसके साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, तो अब कितना हो गया? 13। तो यानी कि टोटल चार्ज कंजर्व है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखो, साझेदारी के पहले और साझेदारी के बाद टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व। इस पर एक एग्जांपल देखें आप। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को हम 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। तो जब हम फ्रिक्शन विधि से चार्ज करते हैं तो इसमें क्या करते हैं? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट यानी उदासीन वस्तु, 2 उदासीन वस्तु को आपस में रगड़ते हैं। यह भी न्यूट्रल है, यह भी न्यूट्रल है, दोनों उदासीन वस्तु है। तो रगड़ने के पहले दोनों का चार्ज कितना है? इसका भी 0, इसका भी 0, यानी टोटल चार्ज 0 है। पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है? 0। रगड़ने के बाद क्या हुआ? इससे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, तो इस पर +10 ही आ जाएगा और इस पर -10 ही चार्ज आ जाएगा। तो अब बताइए, रगड़ने के बाद क्या होता है? जब भी 2 न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट से कुछ चार्ज निकलकर दूसरे में जाएगा, इस पर +10 ही आएगा, इस पर -10 ही। तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया सिस्टम का? टोटल चार्ज 0, यानी टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व है। रगड़ने के पहले भी टोटल चार्ज 0 है और रगड़ने के बाद भी टोटल चार्ज 0 है, यानी टोटल चार्ज कंजर्व है।
क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्रोसेस है जिसका नाम है बीटा डिके प्रोसेस। बीटा डिके प्रोसेस, इस प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं बीटा। डीके का मतलब क्षय होना, क्षय प्रक्रिया। तब बीटा क्षय प्रक्रिया क्या है? यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक न्यूट्रॉन टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होता है। बीटा डीके प्रोसेस में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन टूटता है और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, यानी एक न्यूट्रॉन टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। इस प्रक्रिया में देखिए, न्यूट्रॉन का टोटल चार्ज कितना है? 0 कूलम। प्रोटॉन पर कितना चार्ज है? +E। और इलेक्ट्रॉन पर कितना है? -E। तब प्रक्रिया के पहले टोटल चार्ज कितना था? 0। अब प्रक्रिया के बाद टोटल चार्ज कितना है? 0, यानी टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व। तो आप देख सकते हैं कि बीटा डीके प्रोसेस में भी टोटल चार्ज कंजर्व है। एक न्यूट्रॉन टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, और जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जुटने पर 0 होता है। प्रक्रिया के पहले टोटल चार्ज 0 है, अब प्रक्रिया के बाद टोटल चार्ज 0 है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का संरक्षण। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के टोटल चार्ज को ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि उसका टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चलिए अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट है आवेशों का क्वांटमीकरण। थर्ड पॉइंट क्या है? आवेशों का क्वांटमीकरण। तीसरा प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। तो इसमें यह है कि देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? -E। और एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? +E। सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे -E कूलम, एक प्रोटॉन पे +E। और एक न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है? 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यानी अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज होता है जितना एक प्रोटॉन पे। ये माइनस और प्लस तो नेचर है, लेकिन वैल्यू तो दोनों पर सेम है। इस पर भी E, इस पर भी E। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का वैल्यू E होता है और एक प्रोटॉन पर भी चार्ज का वैल्यू E होता है। इसी E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यह दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज, यानी इस पूरे प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर बराबर चार्ज होता है। ये E कूलम का चार्ज, इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है। यानी दुनिया में ऐसा कोई वस्तु या ऐसा कोई कण नहीं है जिस पर इससे भी छोटा चार्ज हो। सबसे छोटा चार्ज E होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज होता है। अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इस पर +E कूलम का चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो +2E, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए +3E, 4 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए +4E। ठीक है, अगर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो -E, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए -2E, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए -3। इसका मतलब अगर किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस पर कितना चार्ज आएगा? +Ne। अगर किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो उस पर चार्ज कितना आएगा? -Ne। अर्थात किसी वस्तु पर जो चार्ज का वैल्यू होगा, यानी Q का वैल्यू होगा, वो +Ne होगा। कितना होगा? +Ne। या किसी वस्तु पर चार्ज का जो वैल्यू होगा वो Ne होगा, जहां n का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, +-1, +-2, +-3, +-4। यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। n क्या है? n एक पूर्णांक है। n एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर देखिए क्या है, संख्या रेखा पर यहां 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं? -1, -2, -3। तो ये जितना भी संख्या है, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 हो, या 0 हो, या फिर -1, -2, -3, -4, ये सारी संख्या क्या है? इंटीजर है।
यानी इंटीजर, ये सारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये सारा नेगेटिव इंटीजर है, और ये क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव, यानी ये सारा संख्या इंटीजर है। लेकिन इस दो संख्या के बीच में जो संख्या आएगा जैसे 1.1, 1.2, तो ये दशमलव वाला संख्या को इंटीजर हम नहीं कहते हैं। जितना भी डेसिमल वाला नंबर है उसको इंटीजर नहीं कहेंगे। इंटीजर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 -3 -4, यानी पूरा पूरा नंबर लेना है। तो यहां पर n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे 0 ले लो, +1 ले लो, -1 ले लो, +2 ले लो, -2 ले लो, +3 ले लो, -3 ले लो, जब भी n का मान होगा पूरा पूरा मान होगा। क्या किसी वस्तु से हम 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी पूरा पूरा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। या जब भी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पूरा पूरा संख्या में डालेंगे, 50 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्या किसी वस्तु में हम 1.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2.25 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2.25 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? नहीं, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए जब भी किसी वस्तु पर चार्ज का वैल्यू होगा, ये Q क्या है, चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, N है इंटीजर, N क्या है, इंटीजर। N का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो N का वैल्यू 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी, +-3 भी, +-4 भी। और ये E क्या है, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी वस्तु पर चार्ज का वैल्यू हमेशा क्या होगा, Ne होगा, Ne होगा। इसी चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा का क्या मतलब होता है, क्वांटम, क्वांटम को हम क्वांटा भी कहते हैं। क्वांटा का मतलब होता है सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान, यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्वांटम कहते हैं। तो बताइए चार्ज का सबसे छोटा मान कितना है, तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज E है, इससे बड़ा चार्ज 2E है, उससे बड़ा चार्ज 3E है, उससे बड़ा चार्ज 4E है। क्योंकि 2E और 3E के बीच में 2.1E, 2.2E इस तरह का चार्ज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु पर चार्ज होगा तो वो E के ही पूरा पूरा गुणक में होगा, या तो 2E होगा, 3E होगा, 4E होगा, 5E होगा, या -3E होगा, -4E, -5E। यानी जब भी किसी वस्तु पर चार्ज होगा वो E का ही पूर्णांक गुणज में होगा, चाहे 1E हो, 2E हो, 3E हो, 4E हो, 5E हो, 6E हो, इस तरह का चार्ज होगा। इसी बात को कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा मान। तो चार्ज का क्वांटम वैल्यू, चार्ज का सबसे छोटा मान E है, उससे बड़ा चार्ज 2E है, उससे बड़ा चार्ज 3E है, उससे बड़ा चार्ज 4E है। ठीक है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा चार्ज E है, इससे बड़ा चार्ज 2E है, उससे बड़ा चार्ज 3E है। और ये जो -E है, -2E, ये तो इसी के बराबर है ना, +2E और -2E इक्वल चार्ज है। हमने बताया था आपको, हमने ये बताया था ना, 2E और -2E ये दोनों इक्वल चार्ज है। प्लस और माइनस तो नेचर बताता है, बाकी तो 2E और 2E सेम चार्ज है। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कितना है, E, उससे बड़ा चार्ज 2E, उससे बड़ा चार्ज 3E, उससे बड़ा चार्ज 4E। क्या 3.5E, क्या ऐसा चार्ज हो सकता है किसी वस्तु पर? कभी नहीं। 3.5E ऐसा चार्ज नहीं होगा। चार्ज जब भी होगा पूरा पूरा नंबर में होगा, यानी किसी भी वस्तु पर जब भी चार्ज Q होगा वो E का पूरा पूरा पूर्णांक गुणज होगा। इसी चीज को कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। उम्मीद है आपको यह लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।